आपकी एक पकी हुई दाढ़ी, कितने बाल हैं, सभी देख रहे हैं। और आप जो हमारे साधन हैं स्टार्टअप डिजिटल इंडिया, क्यों नहीं आप ऐसे कर रहे हैं? एक उम्मीदवार हैं जो पिछले 10 साल से काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी और उनके योगदान की समीक्षा का समय होगा जी। एक और जो देश का इस समय मिजाज है उसमें काशी का योगदान सकारात्मक होना चाहिए। अगर चुनाव के लिए आपने जो मान्यता प्राप्त दल हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन लोगों के लिए एक मंच बनाया तो लोग सुनेंगे, सवाल पूछेंगे और अगर वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन में ये संवाद होगा तो न इतना पैसा चाहिए, न ये हुल्लड़ होगा, न ये एक तरह से भ्रष्टाचारी तरीका होगा। आप है पहले धन इकट्ठा करिए, फिर उससे मीडिया को प्रभावित करिए, फिर मतदाता को प्रभावित करिए। अब तो कुछ इलाकों में मतदाता को पहले खाना खिलाया जाता था, पैसा दिया जाता है और मतदाता भी अब पूछने लगा कि हमके इमन काम मिली। वाराणसी में आए हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी। वाराणसी इनकी कर्म भूमि रही है। यहाँ छात्र संगठन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के अध्यक्ष से लेकर के यहाँ अध्यापन कार्य, तत्पश्चात दिल्ली में, वहाँ भी जेएनयू में अध्यापन कार्य और एक बड़ी भूमिका रही है, बड़ा नाम रहा है। सादर प्रणाम आपको। वाराणसी में किसको हराने, किसको जिताने आए हैं? बनारस का जो मूड है उसको समझना और बनारस से जो चुनाव के लिए उपलब्ध उम्मीदवार हैं उसमें से बेहतर उम्मीदवार की मदद में काम करना, ये कोशिश रहेगी। सभी फिगर आ गए हैं सामने। अब यह गोल गोल घुमाया नहीं जा सकता कि जो बेहतर होगा वह उसको हम करेंगे। जो लोग हैं वो सामने हैं। आपकी बात ठीक है। एक उम्मीदवार हैं जो पिछले 10 साल से काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी और उनके योगदान की समीक्षा का समय होगा जी। एक और उम्मीदवार हैं जो विधायक के तौर पर काफ़ी उन्होंने यश अर्जित किया जी और इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। और उनको गैर भाजपाई दलों का समर्थन है जी खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जी। तो इन दोनों में जो अभी की परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि जनता को अपना प्रतिनिधि बदलने का मौका मिलना चाहिए और जो देश का इस समय मिजाज है उसमें काशी का योगदान सकारात्मक होना चाहिए। प्रत्याशी और भी हैं। एक महामंडलेश्वर आ गई हैं, 5 भाषाओं की जानकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और विदेशों में भी काफ़ी जलवा है, किन्नर है। उन्होंने ललकारा है कि हमारे समाज के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने और हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैं शिखंडी की भूमिका निभाऊंगी। अगर वह गंगा पुत्र हैं तो मैं शिखंडी हूँ, ऐसी की तैसी कर दूंगी। नहीं, प्रधानमंत्री पद पर जब चुनाव या प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है जहाँ से, वहाँ कई तरह के लोग अपनी उम्मीदवारी करके अपने मुद्दों को उठाते हैं जी। इसलिए अगर किन्नर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर कोई चुनाव में उतर रही हैं तो उनका भी स्वागत है जी। और उनका भी महत्व है। अभी इसी तरह से कोई किसान आंदोलन का, कोई मजदूर आंदोलन का, कोई विद्यार्थी आंदोलन का, कोई और सवालों को उठाए हुए अगर आता है तो इससे बनारस का संसदीय चुनाव का महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय विकल्पों का सवाल है, इस समय देश मोटे तौर पर 2 विकल्प तैयार कर चुका है। एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकल्प, इसको 10 साल से शासन चलाने का सौभाग्य मिला है और दूसरा विकल्प एक तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने का दावा करते हुए कुछ गारंटी, कुछ मुद्दे, कुछ एजेंडा, कुछ स्पष्ट कार्यक्रमों को लेकर के आया है जो आकर्षक है, तुलनात्मक है और आशा करनी चाहिए कि बनारस के मतदाता इस विकल्प की संभावना को ध्यान में रखेंगे। क्या करना चाहिए 10 साल में आपको जो काशी में दिख रहा है? पूरे देश और वैश्विक स्तर की हम बात नहीं कर रहे हैं। काशी में 2 नदियां, पवित्र नदियां, एक वरुणा और दूसरी अस्सी। वरुणा धन 80 बराबर वाराणसी, दोनों खत्म हो गई। तिल तिल करके मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। यह एक पंक्तियां हैं जो काफी अपील करती हैं। दोनों मर गई। कचरा ढोलने वाली मालगाड़ी हो गई, मल मूत्र ढोल रही हैं। 10 साल में अगर 2 नदियों में परिवर्तन नहीं आया और भी जो कुछ है
ऐसे में क्या करेंगे? जैसे लोगों से अब 5 लोग आपसे पूछ दिए, सर किसको वोट किया जाए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, किसको कहेंगे? देखिए, चुनाव का ऐसा एक स्वभाव बन गया है कि लोग जीतने वाले की तलाश करते हैं। जी सार्थक है, निरर्थक है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, ये 2 दर्जे का सवाल हो जाता है। तो जिस तरह का चुनाव का तंत्र विकसित हुआ है, उसमें धन बल की दृष्टि से, जी मीडिया बल की दृष्टि से और संगठन बल की दृष्टि से तो श्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी है। लेकिन देश की ज़रूरतों के हिसाब से अगर 4 कसौटियाँ आप सोचें जी कि देश का इस समय जो संकट है, उसमें कमाई का सवाल है, रोजगार निर्माण का, इस मोर्चे पर क्या कुछ नया संभव है? 10 साल में जो किया वो आपके हमारे सामने है। जी जॉबलेस ग्रोथ की बात सारी दुनिया कबूल कर रही है। 2 करोड़ लोग हर साल रोजगार की तलाश में भारत के श्रम बाजार में उतरते हैं। लगभग 45 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। 1.5 करोड़ लोग, 1 करोड़ 55 लाख लोग आधे अधूरे रोजगार के साथ अपना निर्वाह कर रहे हैं। तो कमाई का सवाल जो कोरोना के बाद बहुत संकटग्रस्त हो गया। दूसरा सवाल महंगाई का है। महंगाई पूरे देश में उन तमाम चूल्हों को प्रभावित कर रही है जिनमें सीमित आमदनी है या साधनों का संकट है। और इसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए देश की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का नियम मौजूदा सरकार ने बना रखा है। ये कब तक चलेगा, सरकार को खुद नहीं मालूम है। तो सवाल दूसरा महंगाई का है कि दाम बांधोगे या दामों की लूट चलेगी और उसमें किसी तरह से लोग दम बांध करके अपना दिन बिताएंगे। तीसरा सवाल दवाई का है। हमारी स्वास्थ्य समस्या का बेपर्दा होना कोरोना का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। कई लाख लोग तो मर गए, जो जिंदा रहे वो एक आतंक, एक भय, एक डर में जी रहे हैं। किसी घर में अगर कोई एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष बीमार हो जाए, वो घर कर्जे में डूब जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कहा गया कि तमाम योजनाएं आ गई, आयुष्मान योजना आ गई, ये गारंटी है, वो सुविधा है, वो बीमा है, लेकिन जिसके यहाँ बीमारी दरवाज़ा खटखटा के आती है उससे पूछिए तो वो कहेगा कि कहीं कोई सहारा नहीं है, डॉक्टरों की मनमानी है, अस्पतालों का एक अंधाधुंध मुनाफा कमाने का नशा है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? जो बीमार है उसको बचाना है तो स्वास्थ्य नीति। और चौथी है पढ़ाई। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी से लेकर के एक मामूली परिवार को चला रहे लोग सब जानते हैं कि शिक्षा से ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरे देश में एक सहमति है कि बिना पढ़ाए तो कोई रास्ता बनेगा नहीं। क्या पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं? और लोग यहाँ से लेकर के बंगलोर, हैदराबाद, नागपुर लाखों रुपया खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी पढ़ाने के लिए यूक्रेन तक में, चीन तक में बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन पढ़ाई की सार्थकता, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का योगदान, कोई सिलसिला बन नहीं रहा। नई शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन जैसे कहा जाता है जितना दवा किया उतना रोग बढ़ता गया। तो शिक्षा का या पढ़ाई का संकट है। यानी कमाई का सवाल, महंगाई का सवाल, दवाई का सवाल और पढ़ाई का सवाल, इन 4 सवालों पर हिंदुस्तान, भारत के लोग नए रास्ते तलाश रहे हैं। मौजूदा गठबंधन के नायक के पास दूसरों की आलोचना के लिए तो बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे तीर उनके तरकश में हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो क्या करेंगे? 2047 का वादा कर रहे हैं कि 2047 में, अब 2047 में न वो होंगे न हम होंगे। आज से 23 साल आगे भारत कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दुनिया को ये पता है कि अगर आपने ऊर्जा का सवाल, रोजगार का सवाल, दाम का सवाल और पर्यावरण का सवाल नहीं सुलझाया तो दुनिया फंस चुकी है। एक पतन का सीधा रास्ता दिखाई पड़ रहा है। इसी को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो दुनिया के 182 देशों ने मिलकर लक्ष्य तय किया कि 2016 से 2030 के बीच में हमें अपने रास्ते को बनाना है, बदलना है, बेहतर बनाना है। हम उसमें क्या कर पा रहे हैं? ये दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, बनारस में दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली देश की सबसे दुलारी नगरी है, भारत की राजधानी है, लेकिन वहाँ का जल पीने लायक नहीं है, वहाँ की हवा जीने लायक नहीं है। ऐसे ही काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, इसको बहुत संरक्षण मिला है। यहाँ से चुना हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ की जो जीवन वाहिनी 2 नदियाँ
वरुणा और रस्सी वो नालों में बदल गई हैं। गंगा की सफाई का जो दावा था वो घाट पर आरती के अलावा बाकी सब मलाहों से पूछिए, तीर्थयात्रियों से पूछिए, बनारसियों से पूछिए तो कहेंगे हो जाई, सुधर जाई, लेकिन अभी बहुत करना बाकी है। चुनावी चंदा एक विषय चल रहा है। 2017 में स्कीम लाई गई और अधिकांश लोग उपकृत हुए, अगर देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, जिसने पहले ही मना कर दिया कि ऐसा चंदा तो हम नहीं लेंगे। बहन जी को शायद नहीं मिला या इन्होंने लेने से मना कर दिया, जो भी हो। अधिकांश लगभग 25 राजनीतिक दल इसमें उपकृत हुए। विपक्षी गठबंधन कह तो रहा है कि सबसे ज्यादा इन्होंने लिया, लेकिन जो लोग ले रहे हैं प्रोफेसर साहब, जिन लोगों ने ले लिया, सबसे अधिक चंदा तो भाजपा ने लिया, लेकिन जिन लोगों ने लिया है कि भैया हमको भी दे दिए, कोई दे दिया करके, वो लोग वापस करके क्यों नहीं चाप रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल कथनी और करनी का बड़ा फासला है, इसको ढोंग कहेंगे। ये बिल्कुल अपेक्षित है कि अगर आपको लगा कि आपने गलत किया या आपको लगा कि ये तरीका गलत था, बाँह उमेट के पैसा लिया गया, काले धन को सफ़ेद किया गया, दबंगई की गई, तो उसमें जो आपका हिस्सा था उतना आप लौटा दीजिए। अब एक पार्टी ने कहा कि कोई कई करोड़ रुपए हमारे दफ्तर में छोड़ गया। अरे चवन्नी तो कोई छोड़ता नहीं, वो भी नेताओं को तो देने का सवाल ही नहीं है। कई करोड़ रुपया आप इतनी मासूमियत से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे ही जो बड़ी पार्टियां हैं जो इस नियम का, जो इलेक्शन बॉन्ड का विरोध कर रही हैं, उन पार्टियों को भी अपनी कथनी करनी में सामंजस्य लाना चाहिए। तब भारत की जनता उठ खड़ी होगी और कहेगी कि एक खेमा है जो काले धन की राजनीति कर रहा है, दबंगई से पैसा इकट्ठा कर रहा है, दूसरा खेमा पवित्र तरीके से, जिम्मेदार तरीके से साधन जुटाता है। लेकिन अगर दोनों खेमे थोड़ा गलत थोड़ा सही करेंगे तो जैसा आपने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सलाम कि उसने मुकदमा कर दिया, और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों का अभिनंदन कि उन्होंने पिछले कई बरस पीछे पड़ के तमाम तथ्यों को सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद से बैंक को मजबूर कर दिया। अब देश देख रहा है कि हम मीठा जहर खा रहे हैं। इस तरह से चंदा इकट्ठा करना और उसके बदले में तमाम तरह की अनाप शनाप सुविधाएं देना, ये देश के साथ खिलवाड़ है। देश में महंगाई का एक बड़ा कारण ये चंदे हैं, देश में अपराध और भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण ये चंदे हैं। और इन चंदों की मदद से जो चुनाव जीता जाएगा, जो सत्ता में आएंगे, वो क्या करेंगे वो सोच के सिहरन होती है, भय होता है। कहा गया कि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधनों की ज़रूरत है, और चुनाव के लिए ऐसा ही तरीका जर्मनी में इजाज़त दी गई तो उसमें से हिटलर पैदा हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन समाज ने तय किया कि राजनीति हमारी ज़रूरत है, दलों को पैसे की ज़रूरत है, तो जितना वोट मिलता है उसके अनुपात में टैक्स पेयर के पैसे से हम बाकायदा देखते हैं कि 5% से ज़्यादा वोट पाने वाले हर दल, हर समूह को जर्मन सरकार के खजाने से पैसा मिलता है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ, अपने विचार को फैलाओ, अपने पार्टी के वर्कर को ट्रेन करो। ये बहुत नाजुक काम है राजनीति। इसके लिए पूंजी निवेश हम नहीं करेंगे तो पैसा तो लगेगा, और पैसा अगर अवैध होगा तो राजनीति भी अवैध हो जाएगी। तो अगर राजनीति राष्ट्र निर्माण का पवित्र कार्य है तो राजनीति के लिए हमको साधन जुटाना चाहिए, और वो साधन प्रत्यक्ष, पारदर्शी और पवित्र होना चाहिए। साधन पवित्र, पारदर्शी और पवित्र होना चाहिए। कानून जो भी बनता है उसमें एक चीज़ यह है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो उस कानून में, और दूसरा पारदर्शी हो। यह कानून जो भी यह स्कीम लाई गई, न यह पारदर्शी थी और न ही जनता के हित में थी, भ्रष्टाचार को पोषण करने वाली थी। प्रोफेसर साहब, एक पत्र हमने लिखा था 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी को कि आप चुनाव में रैलियां बंद कर दीजिए। आप बंद कर देंगे तो और लोग भी बंद कर देंगे। आपकी एक एक पकी हुई दाढ़ी, कितने बाल हैं, सभी देख रहे हैं। और आप जो हमारे यह साधन है स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, क्यों नहीं आप ऐसे कर रहे हैं? तो हमारे पत्र को रिजेक्ट कर दिया। यदि हमारी आपकी बात कई देशों में जा रही है तो जो हमारे डिजिटल माध्यम हैं, तमाम टीवी चैनल हैं, उनको कानून बना के बाध्य कर दिया जाए कि वह 10-10 मिनट दिखाएंगे, सारी पार्टियों का दिखाएंगे, सारे जैसे क्वालिफाइंग स्पीच होती थी, आप छात्र संगठन में रहें। तो क्या ऐसे कार्यक्रम बना करके भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं किया जा सकता? जनता देखेगी, जानेगी हमारा प्रत्याशी कौन है, उसमें रख दिया जाए आपने क्या किया,
इस मामले में पर्यावरण में क्या किया, भ्रष्टाचार उन्मूलन में क्या किया, किसानों के क्षेत्र में क्या किया, 15 मिनट समय दे दी जाए, सब करें तो क्या इससे उन्मूलन नहीं होगा? ये हेलीकॉप्टर, जहाज और रैली और लाखों की भीड़, ये सब। देखिए, आपने बहुत तकलीफदेह सच को सामने रख दिया है। दुनिया में अनेक देशों में लोकतंत्र है, 70 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र है, अनेक देशों में चुनाव होते हैं। इतना हुल्लड़बाजी का, इतना हुड़दंग का चुनाव का तरीका भारत ने जाने कैसे विकसित किया है। अमेरिका में लोकतंत्र है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है। कई देशों में राष्ट्रीय चैनल पर समय दिया जाता है। पहले जब आकाशवाणी का ज़माना दूरदर्शन का था तो चुनाव आयोग के निगरानी में सभी मुख्य दलों को अपना अपना घोषणा पत्र रखने के लिए बुलाया जाता था। 15 मिनट का, 30 मिनट, 20 मिनट का समय दिया जाता था। अमेरिका में तो मशहूर है कि वहाँ के मतदाता परिषद की तरफ से राष्ट्रपति पद के मुख्य उम्मीदवारों का आपस में संवाद किया जाता है। कुछ सवाल उनके सामने रखे जाते हैं, मतदाताओं की तरफ से परस्पर आलोचना का मौका दिया जाता है और एक मर्यादा के साथ पूरा अमेरिका इन डिबेट को देखता है और फिर तय करता है। हम भी कर सकते हैं। अगर चुनाव के लिए आपने जो मान्यता प्राप्त दल हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन लोगों के लिए एक मंच बनाया तो लोग सुनेंगे, सवाल पूछेंगे और अगर वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन में ये संवाद होगा तो न इतना पैसा चाहिए, न ये हुल्लड़ होगा, न ये एक तरह से भ्रष्टाचारी तरीका होगा। आपने देखा होगा, हमने भी देखा कि प्रत्येक रैली के पीछे स्वेच्छा से तो कम लोग आते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए बसें लगाई जाती हैं, उनके खाने का इंतज़ाम किया जाता है। कहीं कहीं तो दिन भर की मजदूरी दिहाड़ी भी दी जाती है, 500 से 5000 रुपया। ये अपवित्र तरीका है और इसको हम लोकतंत्र के नाम पर करते हैं, राष्ट्र सेवा के नाम पर करते हैं। और जैसा आपने कहा कि जब एक करता है तो दूसरा भी करता है, ये कहीं से रुकना चाहिए। कौन रोकेगा? चुनाव आयोग रोकेगा। चुनाव आयोग इसमें एक तरह से भीष्म पितामह की तरह से द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और बड़े बड़े आचार्य बैठे सभा में, राज दरबार में बैठे रहे और देखते रहे। ये हमारी जनता की मर्यादा का चीरहरण है। हम पैसे की, पिछले दिनों में ये साफ हो गया कि चुनाव के मौके पर हवाई जहाज़ मिलता नहीं है, हेलीकॉप्टर मिलता नहीं। सभी पार्टियां अपनी अपनी औकात से ज़्यादा जा कर के, और चुनाव में आपका भी चुनाव का अनुभव है, हमारा भी चुनाव का अनुभव है, जो चुनाव में खर्च की मर्यादा है वो भी बहुत बड़ा ढकोसला है। व्यक्तिगत उम्मीदवार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो दल खर्चा करता है उसके कोई सीमा नहीं है। नतीजा क्या है कि जो बड़े दल हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनका पड़ना भारी हो जाता है। तो चुनाव के दोषों को दूर करना, इसको धन शक्ति से मुक्त करना, जैसे सीता लंका में गिरफ्तार रखी गई रावण द्वारा, वैसा हो गया है। अब इसको छुड़ाने के लिए बड़ा युद्ध चाहिए। हनुमान चाहिए, अंगद चाहिए, राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, नल नील की भी जरूरत होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1974 में देश के बहुत बड़े मार्गदर्शक, देश के गार्जियन, देश के अप्रतिम नायक जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जस्टिस तारकुंडे की एक समिति बनाई थी। उम्मीद थी कि 77 में जब नई पार्टी आएगी, नई सरकार आएगी तो सुधार लागू, कि नहीं किया लागू ने। और तब से आज तक 1974 से 2024 50 साल में हम पूरी तरह से सड़ा हुआ लोकतंत्र हो गए हैं, जिसमें धन का बल ज़्यादा है। पहले धन इकट्ठा करिए, फिर उससे मीडिया को प्रभावित करिए, फिर मतदाता को प्रभावित करिए। अब तो कुछ इलाकों में मतदाता को पहले खाना खिलाया जाता था, पैसा दिया जाता है, और मतदाता भी अब पूछने लगा कि हमके इमन काम मिली, बजाय इसके कि हमारा पवित्र कर्तव्य। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि हमके काम मिली, वो अपना फ़र्ज मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन इस समय लोकतंत्र एक सौदेबाजी का मौका हो गया है। तो चुनाव सुधार, उसमें धन बल का निर्मूलन करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। वरना जीते कोई हारे कोई, आखिरी पराजय लोकतंत्र की हो रही है। यदि प्रधानमंत्री जी आपसे मिल जाए, कभी बैठना हुआ है कि नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिमाचल के प्रभारी थे। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उस समय श्री गोविंदाचार्य जी महामंत्री होते थे, समय हमने लिया था। प्रधानमंत्री जी तब
हिमाचल के प्रभारी के तौर पर एकदम से कमरे में आ गए। तो गोविंदाचार्य जी ने उनका हमारा परिचय कराया और उनसे विनम्रता से कहा कि नरेंद्र भाई, ये आनंद कुमार हैं, ये भारत तिब्बत मैत्री संघ के बारे में कुछ बात करने के लिए समय लेके आप थोड़ा बाहर बैठ जाएं, मैं अभी आपको बुलाता हूँ। बस उतने ही देखा देखी है, इसके अलावा तो नहीं। अगर आपके सामने हो जाए तो तीन सुझाव क्या देंगे उनको? पहले तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र का अपहरण हो चुका है, धन कुबेरों के कैद में है, धन शक्ति से भारतीय लोकतंत्र को मुक्त कराइए। नंबर 2, राजनीति को राष्ट्र निर्माण का पवित्र विज्ञान बनाइए। अभी राजनीति कुर्सी का खेल हो गई है। राष्ट्र निर्माण का मतलब अपने विरोधियों को भी अपने संवाद के दायरे में रखते हुए राष्ट्रीय सहमत के जरिए, जो हमने 4 सवाल कहे, कमाई का सवाल यानी रोजगार नीति, महंगाई का सवाल यानी दाम नीति, दवाई का सवाल यानी स्वास्थ्य नीति और पढ़ाई का सवाल यानी शिक्षा नीति, इन 4 मोर्चों पर काम करिए। और फिर आखिरी बात ये कि अगर हो सके तो अपनी तरफ से नई पीढ़ी को राजनीति के प्रति आकर्षित करिए। ये 75 बरस के, 80 बरस के, 85 बरस के बूढ़ों की पंचायत, बूढ़े बहुत ज़रूरी है, मैं खुद 75 साल का हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस देश की औसत आयु 30 बरस के आसपास हो रही है, राजनीति के प्रति नई पीढ़ी की रुचि घट रही है। और आप किसी भी सभा में जाइए और एक नारा दीजिए, गली गली में शोर है, तो जनता कहती सारे नेता चोर हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण है। तो राजनीति की पवित्रता को वापस लाइए। यही 3 बात हम कहेंगे उनसे। चुनाव आप भी लड़े थे और चुनाव में भी लड़ा था। आम आदमी की टोपी हम लोग लगाए थे। हम हैं आम आदमी। ये केजरी भाई बदल कैसे गया? इसमें मैं सारे अच्छे लोगों का संग साथ था जी, शांति भूषण जी का, प्रशांत भूषण जी का, एडमिरल रामदास जी, जस्टिस हेगड़े, अन्ना हजारे, नहीं, और हजारों हजार आदर्शवादी युवा। ये तो श्री अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं, वो एकांत में सोचते भी होंगे कि क्या से क्या हो गया। लेकिन एक बात ये भी सामने आई कि सत्ता का विज्ञान ऐसा हो गया है कि उसमें नीति के बजाय अवसरवाद की ज़रूरत है। कहिए कुछ, करिए कुछ। और संगठन निर्माण में व्यक्तिवाद का बड़ा दबाव हो गया है। नेता को ये लगता है कि पैसा मैं लाता हूँ, वोट मेरे नाम पर मिलता है, तो दूसरों का भाषण सुनने की हमको क्या ज़रूरत है। ये व्यक्तिवादी राजनीति इंदिरा गांधी मॉडल कहा जाएगा, जो इंदिरा जी ने 1969-71 के बीच में विकसित किया। आज भारत के अधिकांश दल, एक अध्ययन आया है जिसमें 45 दलों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि 2 पार्टियों को छोड़ करके बाकी सब में परिवारवाद चल रहा है, व्यक्तिवाद चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी एक तात्कालिक सफलता के लिए दीर्घकालीन असफलता के बंदी हो गए। उनको दिल्ली में किसी भी कीमत पर जीतना है, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए थी और कोशिश करनी चाहिए थी कि जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने नहीं किया। जो लोग उनको अंकुशित करना चाहते थे, नीति और नियम से बांध के ले चलना चाहते थे, उनको उन्होंने बहिष्कृत कर दिया और उसके बाद फिर चुनाव भी वो जीत गए। तो कागज़ का फूल है आम आदमी पार्टी, न रखने लायक है न फेंकने लायक। दिल्ली की सरकार आधी अधूरी है, न ज़मीन पर नियंत्रण है, न पुलिस पर नियंत्रण है, न आमदनी पर नियंत्रण है। फिर भी ये गलतफहमी है कि हम सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आम आदमी पार्टी का प्रयोग एक असफल प्रयोग हुआ और जिसकी वजह से हज़ारों लोग जो राजनीति में योगदान करने के लिए आना चाहते थे, वो कुछ दूर चल के ठिठक गए और आज राजनीति से उदासीन हो गए। क्या होगा हसर, क्या होगा? एक मायने में तो उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीति का व्याकरण बदला है, एक बड़ी पार्टी जिसका पूरा ध्यान चुनाव पर ही रहता था, उसका बड़ा नेता पदयात्रा पर निकल गया। हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें सहयोग किया। दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार भारत को महान बनाना है ऐसा उद्घोष करते हैं। तो दोनों ही तरफ से सुधार के लिए दबाव महसूस हो रहा है। जो सत्ता में है वो मानता है कि हम अभी महान नहीं हैं, हमको महान बनना है, उसमें राजनीति का इस्तेमाल करना है।
जो सत्ता में नहीं उसको मालूम है कि हम जनता से कटे हुए हैं। ट्विटर से और फेसबुक से और संचार क्रांति के साधनों के माध्यम से ही राजनीति नहीं होगी, इसकी जनता से जुड़ना होगा। जो और लोग हैं वो भी अब अपने वोट बैंक की बजाय देश का सरोकार समझ रहे हैं, एकता का दबाव है, 2 गठबंधन बन गए हैं, ये सब आशा की संभावना है। लेकिन जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, जब तक राजनीति को हम नीति और कार्यक्रम से बांधेंगे नहीं, और जब तक सत्ता को हम एक पारदर्शी, निर्मल और जनहितकारी नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक निराशा के बाद दूसरी निराशा के लिए अपशब्द होंगे, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। दोस्तों, आज की हमारी यह वार्ता प्रोफेसर आनंद कुमार जी के साथ सीखने लायक है, जानने लायक है, प्रयोग किया है, और जो चीज़ें छूट गई हैं उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने हमें समय दिया, ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। आपने जिस तरह से अपनी क्षमता का सदुपयोग करके इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया, और आज लोग भी आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य है। मैं आपकी आगे लगातार वृद्धि और सफलता की कामना करता हूँ। सादर प्रणाम।